नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज खबर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सशक्त पुलिस की है। सशक्त उन विभागों की है जो अपनी जमीन पर हुए कब्जे को, अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए, अवैध कब्जे को हटाने के लिए किसी भी सीमा तक जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। आज चर्चा उस पर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग, जल विभाग गुरुवार के तड़के 4 बजे दिल्ली के मदन खादर इलाके में जाकर के कम से कम 500 झोपड़ों को रौंद डाला। कई बुलडोजर एक साथ पहुंचे, कई जेसीबी मशीन पहुंची, सैकड़ों की संख्या में पुलिस, सैकड़ों की संख्या में तोड़क दस्ते के जवान हथियारों के साथ, जो उनको हथियार तोड़क दस्ते का होता है वो सबके साथ पहुंचे और बिना कुछ कहे चारों तरफ से रौंदना शुरू किए। वैसे यह जमीन किसकी थी? यह जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की थी। दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, जिस पर कुछ जगह पर कब्जा हुआ, कुछ जगह पर कब्जा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है कि जो भी सरकारी जमीन उनकी चाहे जहां है वो खाली करा के लेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने ठाना है तो करके दिखाएंगे। ये अब तक प्रमाणित हो चुका है। चाहे अंसारी कब्जा किया हो और चाहे सामान अब्दुल कब्जा किया हो, वो तोड़ के, फोड़ के, उठा के, ठोक के अपनी जमीनों पर से कब्जा हटा रहे हैं। गुरुवार के तड़के 4 बजे कार्रवाई हुई, सब तोड़ डाला गया। अब आप पूछेंगे कि कौन कब्जा किया था? भाई मेरे, ये वही लोग थे, म्यांमार से आए, बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। वहां बैठे थे, घुसकर पहले तालपत्री लगाए, फिर पतरा लगाए, फिर ईंट की दीवार बनाए, अब आरसीसी बना रहे थे, पूजा स्थल भी बनाना शुरू कर दिए थे। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को हुई तो तड़के पहुंच करके सब तहस नहस कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए, आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय किसी भी कदम को अगर आगे बढ़ा दिया है तो पीछे नहीं ले रही है। चाहे अंसारी खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, चाहे यहां बसे अब्दुल्लों के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, सटीक और स्पष्ट कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन कर रहा है। दिल्ली में चीपों हुआ, बच्चों को आगे किया गया, महिलाओं को आगे किया गया, लेकिन उतनी ही संख्या में महिला कांस्टेबल थी, सशस्त्र महिला कांस्टेबल थी, पुलिस सशस्त्र थे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे। इससे उन्हें हटना पड़ा। पुलिस ने बाकायदे ये आदेश लिया हुआ था कि अगर प्रतिरोध होगा तो उनके कंधे का जो माउजर है, कंधे का जो स्टेन गन है, AK-56 कंधे पर है, वो नमस्कारी के लिए नहीं रहेगा, वो चमत्कार दिखाएगा, वो 16 उगलेगा। तो 16 जब उगलेगा, सामने कौन पड़ा है? नेता है कि सामान्य व्यक्ति है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, या भारत का ही कोई नागरिक है? सामने आएगा तो ऊपर जाएगा या जमीन के 6 फुट नीचे जाएगा, नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती करा के ट्रीटमेंट कराने के पक्ष में नहीं है, जो है फाइनल है। तो फुल एंड फाइनल चक्कर में विरोध थोड़ा सा हुआ, वो चले गए। अनुमान है कि 4-4.5 से अधिक झोपड़े, अवैध झोपड़े थे, पूजा स्थल बनाने का प्रयास चल रहा था, बना नहीं था, वो तोड़ दिए गए। अब इन्हें बसाया कौन था? आपको पता है कौन संरक्षक इनका है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी का संरक्षक कौन है? तो दिल्ली में 1 नंबर संरक्षक कांग्रेस है, 2 नंबर समाजवादी पार्टी है, 3 नंबर आम आदमी पार्टी है। तीनों के नेता पहुंचे जरूर, लेकिन प्रशासन का रुख देख करके चलते बने, कोई विरोध नहीं किए। कोई अपने स्तर पर जैसे पहले करते थे, या जैसे समाजवादी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में होता था, उस समय कोर्ट के आदेश पर प्रशासन जरूर तोड़क कार्रवाई के लिए जाता था, लेकिन बाकायदे कानूनी खानापूर्ति करके लौट आता था। वह शुरू में करने का प्रयास हुआ, वैसा प्रयास हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि पुलिस अपना पोजीशन लेते दिखी। पोजीशन मतलब समझ रहे हैं ना? इसके बाद लाठीचार्ज होता, आंसू गैस गोले फोड़े जाते, फिर सीधी फायरिंग होती। खैर कुछ नहीं हुआ, सब चले गए। अब यूपी सरकार की जमीन दिल्ली में ओखला में है, जसोला में है, मदनपुरा, खादर, आर्ली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवन और खुरेजी में है। कुछ जगह पर कब्जा हटा दिया गया है। अब जो मदन खादर इलाके का भूखंड आज खाली कराया गया है, इस बहाने संदेश दिया गया है कि जहां जहां अवैध कब्जा है खाली करके जाओ, वरना
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसी रूप में कार्रवाई करेगा। रात को 2 बजे भी आएगा, पुलिस या प्रशासन पहुंचेगा, अपना काम तमाम करके जाएगा, काम करके जाएगा। मानवता मानवाधिकार बात की बात है। जब तक मानवता मानवाधिकार देखा गया, बंगाल देख लीजिए, आज बंगाल के 6-7 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश हो गए हैं, जो म्यांमार हो गए हैं, भारत के अंदर हैं ऐसा लगता ही नहीं है। वहाँ उन्हीं के चल रहा है जो विदेशी हैं। भारतीय मुसलमान वहाँ कम, वो खुद भाग रहे हैं क्योंकि उनके अत्याचार दुराचार से खुद पीड़ित हैं। यूपी के जल मंत्री महेंद्र सिंह ने घोषणा किया कि जहाँ जहाँ जल विभाग की जमीन है वहाँ पर इसी तरह कार्रवाई होगी। इससे निश्चित रूप से अवैध कब्जा करने वालों के सामने एक संदेश पहुंच चुका है कि वो कब्जा छोड़ें अथवा पुलिस की कार्रवाई, प्रशासन की कार्रवाई तैयार रहें। जब अंसारी नहीं बचे, अंसारी का भूखंड, अंसारी की बड़ी बड़ी इमारतें, अंसारी के टावर ध्वस्त कर दिए गए, तो इनका संरक्षक कौन होगा? ये एक मुद्दा हुआ। एक मुद्दे पर चर्चा और करेंगे जो इसी तरह का रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संरक्षक पार्टी इस समय 1 नंबर देश में है, वो है तृणमूल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। दिल्ली से जुड़ा मामला है, इसे दोनों मुद्दों को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं। आज राज्यसभा में इतनी शर्मनाक बात हुई है जिससे राज्यसभा को जो अपर हाउस कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं, अब वो कहने में भी हिचक हो रही है। राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जो फोन टेपिंग मामला चल रहा है, इस पर अपना सरकार का पक्ष बयान दे रहे थे। पेगासस वो फोन टेपिंग के मामले पर सरकारी बयान पढ़ रहे थे। सामान्य तौर पर बयान पढ़ा जाता है जिससे कि कोई गलती न हो, त्रुटि न हो, वो लिखित बयान पढ़ रहे थे। इसमें जो कुछ सच है वो बता रहे थे। टीएमसी का सांसद शांतनु सेन उठ के उनके पास आता है, उनके हाथ से बयान छीनता है, फाड़ता है, उपसभापति के मुंह पे फेंक देता है। अपर हाउस से यह उम्मीद नहीं है। लोअर हाउस तथा लोकसभा में ऐसा कुछ हो तो एक बार लोग सोच सकते हैं कि वहां वो लोग भी आए होंगे जो अशिक्षित हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का मापदंड नहीं है, वो चुन के आते हैं। जनता में जो फेमस है, जनता जिन्हें वोट देती है, वो चुन के आए हैं। ऐसे लोग गलती कर सकते हैं। वैसे वहां भी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों सदन राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के रूप में जाने जाते हैं, प्रतिनिधि हैं, यहीं पर कानून बनता है। लेकिन अपर हाउस से तो कदापि ही ऐसी गतिविधि हो, ऐसा कुछ हो कि कोई उम्मीद नहीं करता। अपर हाउस का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, महामहिम होते हैं, प्रदेश सभापति होते हैं, वही चलाते हैं। और उपसभापति उस समय चेयर पर थे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी नहीं थे। उनके मुंह फेंका गया, उन्हें बहुत बुरा लगा, नाराज हुए। लेकिन इसके बाद हंगामा करने लगे, सब लोग बेल में आ गए। बेल में आकर के जिस तरह से गतिविधि की जा रही थी वो क्षम्य नहीं था, सदन स्थगित हो गया। मामला यह है, अगर किसी सांसद को अपर हाउस में विरोध करना था तो अपना विरोध दर्ज कराए ना। उपसभापति बैठे थे, उनको मौका देते, वो अपना पक्ष रखते। अपने समय के अनुसार अपनी पारी पर सब अपने पार्टी का मत व्यक्त कर चुके थे और मौका फिर मिलता व्यक्त करते। लेकिन वो रिप्लाई फाड़ करके उपसभापति के मुंह पर फेंकना एकदम शर्मनाक बात है। उपसभापति सभापति चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन उस कुर्सी बैठने के बाद वो न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश का अपमान मतलब लोकतंत्र का घोर अपमान है। और अपर हाउस में से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, वहां ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो विद्वानों का घर है, विद्वानों का सदन है, ऐसा माना जाता है। लेकिन नहीं, वहां भी ये दुष्टता कौन लोग किए? वही लोग किए जो बंगाल में हिंदुओं का जीना हराम कर दिए हैं, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को जीना हराम कर दिए हैं। उनके घरों में घुस करके उनकी लड़कियों को उठा करके सामूहिक बलात्कार करते हैं, मार डालते हैं। उन्हें भाग करके असम में शरण लेना पड़ा, उन्हें भाग करके बिहार जाना पड़ा, उन्हें भाग करके उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। ये वही लोग हैं, उन्हीं पार्टी का, उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। तृणमूल का नेचर है अत्याचारी नेचर, दुराचारी नेचर, व्यभिचारी नेचर। तो वो लोग हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व करने वाला नेता भी भले ही अपर हाउस पहुंच गया है, इसी तरह के दुर्गुण से निकला है, तो दुर्गुण तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो अब अपर हाउस शर्मिंदा हो रहा है, सबको शर्मसार हो रहा है। देश की जनता इनसे इस तरह की उम्मीद नहीं करती है कि वहां जाकर के वे इस तरह की बचकानी हरकतें करें। प्राइमरी के बच्चे आपस में मारा मारी भी करते होंगे, वहां एक दूसरे के पेपर फाड़ते होंगे,
फाड़ते थे, हमारे ज़माने में फाड़ते थे, आज भी फाड़ते होंगे, लेकिन वो बच्चे थे, बच्चे होते हैं, उन्हें माफ़ किया जाता है, लेकिन वहाँ भी क्लास टीचर बुलाकर दंडित करता था। ये तो बड़े बूढ़े लोग हैं, इन्हें दंडित क्या किया जाए? इन्हें दंडित उस राज्य की जनता करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है उस राज्य की जनता, उस राज्य की जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, वो तो कमजोर पड़ गई। वहां तो गुंडों की सरकार आ गई, गुंडे हावी हो गए। तृणमूल कांग्रेस के पिंड में ही गुंडई है। उसका जब निर्माण हो रहा था तब से वो सब आंदोलन, धरना, मारपीट, जिस तरह से वामपंथी नक्सलवादी गुंडई करते थे उस तरह गुंडे ये लोग करने लगे। इसी से प्रभावित होकर नक्सलवादी वहां से तृणमूल में आ गए। अब तृणमूल में आकर के वही कर रहे हैं। अगर इनका डीएनए चेक कराया जाए सांसद महोदय का तो पता नहीं कैसा निकलेगा, क्योंकि अगर गुंडई संसद में कैमरों के बीच कर रहे हैं, असभ्य वर्तन कैमरों के बीच कर रहे हैं, तो जरूर दोषित डीएनए होगा। ये शुद्ध प्योर डीएनए नहीं हो सकता, वरना अपर हाउस में पहुंचा व्यक्ति इस तरह की हरकत कभी नहीं किया है, कभी नहीं करता। लोअर हाउस में, राज्य की विधानसभाओं में इस तरह की बातें देखी गई हैं। मारपीट की वारदातें, मारपीट भी नहीं की, विरोध के शरीर से शरीर स्पर्श हो जाए ऐसे विरोध हुए हैं, लेकिन मारपीट नहीं हुई है। महाराष्ट्र का एक उदाहरण जरूर रहा है, अबू आजमी के साथ कुछ बदतमीजियां हो गई थी 10 साल पहले, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं कहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये अपर हाउस का ये कांड घृणित कांड कहलाएगा। शर्मिंदगी महसूस होगी, कोई भी सभ्य व्यक्ति इनको क्षमा नहीं करेगा। बंगाल की जनता ने तो भी अपना जनादेश दे दिया है, 5 साल तो इनको झेलना ही है। वहां जो भी अत्याचार दुराचार होगा वो जनता को, बेचारी जनता को झेलना ही पड़ेगा। चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी वहां की जनता दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करने वाली ममता बनर्जी की सरकार भारतीय नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को संसद में, अपर हाउस अर्थात राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। यह वही दिखा रहा है कि उनकी वहां की गुंडई यहां भी चल रही है। अगर ये संसद में ऐसा कर सकते हैं तो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के गरीब नागरिकों के साथ क्या करते होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, इन्हें निलंबित करके काम नहीं चलेगा, और क्या हो सकता है उस पर विचार किया जाना चाहिए, वरना ये रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। इन्हें तो पूरे देश में असामाजिकता, गुंडागर्दी फैलाना है। अभी तो ममता बनर्जी पूरे देश से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। मतलब जो संस्कृति बंगाल की है वो संस्कृति पूरे देश में दिखेगी, यही इसका अर्थ हुआ ना। जो दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार बंगाल में हो रहा है वो पूरे देश में दिखेगा। वो अलग बात है, देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। गुजरात गई थी, उनके लाइव टेलीकास्ट हो रहा था गुजरात में, गुजरात के लोगों ने तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री दोनों जब बंगाल दौरे पे जाते थे तो उनका ये टिंगल करती थी, उनका उपहास उड़ाती थी। तो गुजरात की जनता माफ थोड़ी करेगी। यही हाल उत्तर प्रदेश से है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं और प्रधानमंत्री उसके बाद हुए हैं, पहले सांसद बने हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं माफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, उनकी बजरंग दल है, विष्णु परिषद है, उनको संरक्षण देने वाली दल आरएसएस है। ये सब इस बात पर गौर कर रहे हैं। जैसे जो बंगाल में प्रचार के दौरान बाहरी कहती थी अन्य राज्यों से आए लोगों को, तब ये दूसरे राज्य में जाएंगी तो इन्हें बाहरी नहीं समझा जाएगा क्या? जरूर समझा जाएगा। तो इनको भी वही ट्रीटमेंट, वही सम्मान मिलेगा जो बंगाल में ये बाहरी लोगों के साथ की हैं। खैर वो बात की बात है, बाद में होगा। लेकिन जो राज्यसभा में हुआ वो शर्मसार करने वाला है, घृणित है, दुखी करने वाला है। आपको कैसा लग रहा है? क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? आप अपनी राय हमारे चैनल पर जरूर व्यक्त करें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर करने का प्रयास करें। इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।